तो विज्ञान का चैप्टर जो शुरुआत कर रहे हैं, विज्ञान का चैप्टर लेसन नंबर 2 मापन। हम इसमें वही क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे ज़रूरत लायक हो, एग्ज़ाम में प्रीवियस में पूछा गया हो, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या चीज़ हमें पढ़ना है, क्या चीज़ हमें डिलीट करना है, ये सबसे मायने रखता है। जिसमें ये एबिलिटी अगर की हो वो बहुत आगे निकल जाता है और जल्दी से सेलेक्ट है। इसलिए ज़रूरत वाले चीज़ को ही ये जानना ये सबसे बेटर होगा। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती है? तो पदार्थ के वे गुण जिसे मापन किया जा सकता है, माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशियाँ को दिशा, परिमाण, मात्रा के आधार पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश और सदिश राशि, ये जरूरत है। अदिश और सदिश राशि, तो अदिश वैसे राशि जिनमें केवल दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है, उसे कहते हैं अदिश राशि। जिसमें दूरी, चाल, द्रव्यमान और आयतन समय है। इसका दोस्तों ट्रिक याद कर लीजिएगा, जिसमें ब यानी ब और व न लगा हो, उसे हम कहेंगे अदिश राशि। ठीक है, ये एक अपवाद में विद्युत धारा जो होता है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सदिश राशि। वैसे राशि है जो दिशा भी बताए और परिणाम भी, दोनों बताते हैं, उन्हें सदिश राशि यानी कह सकते हैं। जिसमें ब और व लगा हो उसे कहेंगे सदिश राशि। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण और भार भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि भार ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। तब भार को याद रखिएगा कि ए सदिश राशि है, क्योंकि ये सब जब भी मापन किया जाता है तो कोई ना कोई डायरेक्शन को दिखा देते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ न कुछ दिखा देते हैं, इसलिए सदिश राशि हम ये कहेंगे इन्हें। मूल राशियाँ वैसी राशि जो किसी पर निर्भर होता है, यानी दूसरी राशि पर निर्भर होता है, इन्हें पूर्ण स्वतंत्र होता है, उसे कहेंगे मूल राशि कहेंगे। पूरक राशियाँ, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? तो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशि, यानी कि मूल राशि जो होता है उससे इसको बनाया जाता है, यानी कि 2 बार गुणा करके या डिवाइड करके उन राशियों से बनाया जाता है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। पूरक राशि, समतल कोण और घन कोण ऐसे 2 राशियाँ हैं जो न तो मूल राशियों की श्रेणी में आते हैं, न ही व्युत्पन्न राशि में आती हैं, इन्हें कहेंगे पूरक राशियाँ। अर्थात पूरक राशियाँ 2 होती हैं, समतल कोण और फिर घन कोण होते हैं। भौतिक राशियाँ जिसे मापने में प्रयोग करते हैं, 2 चरों के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे कहेंगे भौतिक राशि। इसे 2 प्रकार से नियुक्त किया जाता है, एक संख्यात्मक और एक मानक मात्रा में। संख्यात्मक मान के मतलब संख्या दिखाना होता है, जैसे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर मतलब 5 बार दिखाया, और किलोमीटर को मात्रक हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन या मात्रक पद्धति 4 पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें पहला हो जाएगा सीजियस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा सीजियस पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। उसी सीजियस पद्धति में देख लें कि लंबाई को मीटर मापा जाता है, लंबाई को मीटर से मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर मापा जाता है,
ताप को केल्विन में मापा जाता है। दोस्तों यहाँ पर याद करने वाला चीज़ है कि त्रिक बिंदु क्या होता है, तो जल का त्रिक बिंदु क्या होता है, तो जल का वह ताप टेम्परेचर जो तीनों अवस्था में जल पाया जाता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। ठीक है, तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में कहें या 273.16 दिया हुआ है तो उससे मतलब नहीं, यानी याद रख लीजिएगा 0 डिग्री बराबर होता है 273 केल्विन होता है, तो इसके बराबर होता है। उसी तरह पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग हम ये करते हैं। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता को मापने के लिए हम कैंडेला का प्रयोग ये करते हैं, जो इसी में ज्योति तीव्रता हो जाएगा कैंडेला का। और इसके बाद आता है ज्योति फ्लक्स को मापने के लिए ये दोस्तों इसका हम ये प्रयोग करते हैं ल्यूमेन का प्रयोग करते हैं, ल्यूमेन। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट जो ज़रूरत वाली है क्वेश्चन उसी को ये दोस्तों हम देखेंगे। लंबाई के प्रयोग मात्रक में चलें। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15, पीको बराबर -12, एंगस्ट्रम मोला याद कर लीजिएगा दोस्तों, 10⁻10 एंगस्ट्रम होगा। नैनो भी इम्पोर्टेंट है, नैनो 9 से याद कर लीजिएगा, -9 होगा, 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। माइक्रो भी इम्पोर्टेंट है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर ये सब मालूम है। मील को दोस्तों याद कर लीजिएगा कि 1 मील बराबर 1760 गज 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर होता है। टेरा जैसा दिख रहा है लेकिन साउंड को हम कहेंगे 12, यानी 10⁻12। एक प्रकाश वर्ष बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसे हमें याद कर लें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467, तो 9.46 गुणे 10⁻15, या मीटर में देखेंगे तो 10⁻18 मीटर होता है। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे पार्सेक को याद कर लें कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। या मीटर में देखेंगे 3.083 गुणे 10⁻16 होता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन वहीं ये देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मीटर में बदलेंगे तो वहाँ पर 3.26 गुणे 10⁻16 ये कर देंगे। नेक्स्ट ये सब जो आपको जो समय से संबंधित सब कुछ मालूम है। हाँ, याद कर लीजिएगा चंद्रमास, एक मंथ में कितने चंद्रमास होते हैं, एक चंद्रमास में कितने सप्ताह होते हैं, तो 4 सप्ताह होते हैं, 28 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने चंद्रमास होते हैं, तो याद कर लीजिएगा 13 चंद्रमास और तथा 1 दिन। नेक्स्ट भौतिक राशियाँ का सूत्र दोस्तों, इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको 1-2 बार देखते रहना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर मैथ में हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सब मैथ पढ़े हुए। हाँ, त्वरण याद रख लीजिएगा कि वेग का परिवर्तन बटे में समय, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऊर्जा ½ mv² मतलब हाफ द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर, स्थिति ऊर्जा द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई जिसको mdh कहा जाता है, कोणीय विस्थापन चाप बटे में त्रिज्या, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, शक्ति बराबर कार्य और बटे में समय, बल आघूर्ण बराबर
बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे में द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे में द्रव्यमान। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी। पृष्ठीय तनाव बल बटे में क्षेत्रफल। बल बटे में क्षेत्रफल। धारिता आवेश बटे में विभवांतर। नेक्स्ट इसके बीमीय सूत्रों का आपको जब फॉर्मूला याद रहेगा तो बीमीय सूत्र खुद को जो याद करना पड़ेगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं। चालकता को किसे मापा जाता है? ओम प्रति मीटर। ओम प्रति मीटर। धारा घनत्व को एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से, तो याद रख लीजिएगा देवर। चुंबक जैसा सेट है देवर, तो देवर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। प्रतिरोध का ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी होता है। इसका एसआई मात्रक। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, अतः इसका एसआई मात्रक किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट दशमलव के पद्धति को हम जो घातांकों में जो देखेंगे, तो इसमें जो ज़रूरत वाला होगा उसी को देखेंगे। पेंटा, पी से पेंटा याद रख लीजिएगा, प से 15 पेंटा। टेरा 13 जैसा आ रहा है लेकिन 12। गीगा, गीगा 9 होता है, 10 पर पावर 9 होता है। मेगा इम्पोर्टेंट है, मेगा को याद कर लीजिएगा, 10 पर पावर 6 होता है। किलो सबको याद है। हेक्टा डेका को याद कर लीजिएगा, 10 पर पावर 1 होता है। नेक्स्ट उसी तरह माइनस में हम चलेंगे कि क्या होता है। डेसी 10 पर पावर, यानी डेका डेसी यहाँ पर 10 पर पावर -1। सेंटी 10 पर पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट मिली बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 पर पावर -3। मिली को याद कर लिया। माइक्रो को नैनो को याद करना पड़ेगा, मतलब ये तीनों को याद करिए, मिली माइक्रो नैनो। तो मिली 3, माइक्रो -6 और नैनो 10 पर पावर -9। पीको को 12 -12, बस इतना याद करना होगा दोस्तों, और फिर नेक्स्ट ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये देखिएगा क्वेश्चन, ये लंबाई को प्रतिशत एवं कोटि दिया हुआ है, ये ज़रूरत वाले नहीं है क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्स में दिया हुआ है, इसको ये छोड़ दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। कुछ मापन का उपयोग हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ में हम ये प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। आमीटर, यहाँ पर आमीटर दिया हुआ है विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ऑडियो जो सुनते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर वायु और गैस का भार या घनत्व मापने के लिए। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए, एयर से बना हुआ है एनीमोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर, बोलोमीटर का प्रयोग हम जो करते हैं उसमें विकिरण मापने के लिए। कैलोमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। क्रायोमीटर निम्न ताप मापने के लिए, क्रायोमीटर का निम्न ताप मापने के लिए। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा देखिएगा, एक आमीटर है और एक गैल्वेनोमीटर है। तो आमीटर से भी विद्युत धारा मापते हैं तीव्रता, और गैल्वेनोमीटर से भी, लेकिन गैल्वेनोमीटर में
एकदम नॉर्मल धारा प्रवाहित होता है तब फिर गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। जैसे रेडियो हो जाएगा, टेलीविज़न हो रेडियो का हो जाए, मोबाइल का हो जाएगा, ये सभी मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गायरोस्कोप घूर्णन गति हुई वस्तु की कोणीय संवेग मापने के लिए, उतना जरूरत नहीं है। ग्रेवोमीटर को याद कर लीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर वस्तु की सापेक्षित घनत्व मापने के लिए। हाइड्रोमीटर वस्तुओं में सापेक्षित घनत्व यानी कि जल की मात्रा कितनी है। एक हाइड्रो होता है और एक हाईग्रो होता है। तो हाईग्रो जो आएगा वो वायुमंडलीय आर्द्रता, तो गो से याद रखिएगा, हाई गो मतलब हवा में, हवा गो। तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाईग्रोमीटर ये हम करते हैं। हाइड्रोमीटर का वस्तुओं की सापेक्षित घनत्व मापने के लिए। एक हाइड्रोफोन होता है, तो फोन के मतलब सुनना है, यानी कि हाइड्रो लगा हुआ है तो हाइड्रोजन जल में होता है, तो जल के भीतर ध्वनि को सुनना होता है। नेक्स्ट है रेनगेज, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए रेनगेज। रेफ्रेक्टोमीटर जरूरत नहीं पारदर्शी के लिए मापने के लिए। स्क्रूगेज महीन तारों का व्यास मापने के लिए होता है। स्पैरोमीटर सेंटेक्स ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। स्पैरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने के लिए उतना ज़रूरत नहीं है। मैनोमीटर बहुत ज़रूरत वाला ये क्वेश्चन है, यानी कि रक्त दाब मापने के लिए इसका प्रयोग हम ये करते हैं। थर्मोफाइल विकिरण की तीव्रता मापने के लिए होता है। यूडोमीटर, वेंटूरीमीटर याद रख लीजिएगा, द्रव में प्रवाहित गति, यानी कि किसी पाइप में अगर की द्रव प्रवाह होता है तो उसके प्रवाह की गति को मापने के लिए वेंचुरीमीटर करते हैं। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। मैकोमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात को वायुयान की गति। मैकोमीटर का प्रयोग हमें याद कीजिएगा कि वायुयान बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुयान की गति और ध्वनि की गति को अनुपात में मापने के लिए करते हैं। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए। माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म, इसलिए अति सूक्ष्म लंबाई वाले वस्तुओं को मापने के लिए होता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए हम ये करते हैं। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर तो उच्च ताप, जैसे सूर्य का ताप हो गया, उसको मापने के लिए हम कहेंगे पायरोमीटर का प्रयोग ये करते हैं। कुछ क्वेश्चन ये दोस्तों विकल्पित है, उससे देख लिया जाए। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जल। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है जल। तो कार्य करेंगे तो जल पिएंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि का इकाई मापता है। अश्वशक्ति शक्ति इकाई है। समुद्री मील नौ संचालक यानी नेवी वाले ये प्रयोग ये करते हैं। डॉप्सन एक गलत है, डॉप्सन एक गलत हो जाएगा। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। केरोसिन के सापेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? इनमें से कोई नहीं है। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था उस क्वेश्चन को कर दिए हैं। अब लेसन नंबर 3 का हम क्वेश्चन ये देखेंगे। लेसन नंबर 3 गति और बल। लेसन नंबर 2 हम देख चुके हैं, लेसन नंबर 3 की देखें, गति और बल। गति तथा विरामावस्था। प्रत्येक वस्तु या तो विरामावस्था में रहता है या तो गति अवस्था में रहता है। दो स्थितियां हमेशा रहती है। जब समय के साथ में अगर की वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो तो हम कहते हैं कि वो गति की अवस्था में है। लेकिन जब समय परिवर्तन हो लेकिन स्थान में कोई भी उस वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे कहेंगे स्थिर अवस्था में है। जैसे में विरामावस्था जमीन में लगे हुए पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई पुस्तक, चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए यात्री, ये सभी को हम स्थिति ऊर्जा में स्थिति विरामावस्था में हम ये कहेंगे। इसके विपरीत
समय और प्रक्षेप की स्थिति परिवर्तन दोनों होता हो तो उसे कहेंगे गति। जैसे एग्जाम्पल, झरने से गिरता हुआ पानी, चलता हुआ व्यक्ति, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस प्रकार गति और विराम दोनों सापेक्षिक अवधारणा है। उदाहरण के लिए, एक गतिमान कार में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। जब कार सड़क पर गतिमान अवस्था में है तो कार के सहयात्री एक दूसरे के सापेक्षित विरामावस्था में है। यानी कार में बैठा हुआ यात्री जो है, कार गतिशील है लेकिन उस व्यक्ति को हम कहेंगे विरामावस्था में, कब? कार के सापेक्षित। लेकिन बाहर की वस्तुओं से अगर देखेंगे तो वो गतिशील अवस्था में है। ठीक है, बाहरी वस्तुएं, पेड़ पौधे, भवन आदि से हम देखेंगे तो व्यक्ति जो है गतिशील अवस्था में, दूसरे से हम तुलना करेंगे तब। विमीय आधार पर गतियों के प्रकार। एक विमीय गति, यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा में गति करता हो, मतलब x अक्ष पर या y अक्ष पर, तब इसको हम कहेंगे कि एक विमीय गति हो रहा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब किसी में से एक की को डायरेक्शन को दिखा रहा हो, उसे हम कहेंगे। अर्थात एक विमीय गति पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल एक स्थिति निर्देशांक मतलब x अक्ष को या y अक्ष को या z अक्ष को किसी न किसी एक को दर्शाता होगा, उसे हम कहेंगे। जैसे सीधी सड़क पर गतिमान वाहन, ऊंचाई से गिराई हुई वस्तु, सीधी नली में, तो ये एक सरल रेखा पर चले यानी x अक्ष को डिनोट करें। द्विविमीय होगा जिसमें लंबाई भी डिनोट करे और फिर ऊंचाई चौड़ाई भी डिनोट करे, यानी x और y या yz या xz को जो निर्धारित करता है। अर्थात लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई और ऊंचाई को डिनोट करता हो, यानी दो राशियों को डिनोट करता हो, तो उसे हम कहेंगे द्विविमीय गति कहेंगे। जैसे नदी में नाव की गति सीधा भी तिरछा भी ऐसे जो चलता रहता है, ऊपर नीचे भी जो कुछ होता रहता है। किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल कभी ऊपर गया यानी y अक्ष पर, फिर जो नीचे आया x अक्ष पर, तो दोनों परवलय पथ से गति करता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें द्विविमीय गति होता है। नेक्स्ट त्रिविमीय, मतलब इसमें क्या होगा, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी, तीनों शामिल रहेगा। अर्थात इसे दर्शाने के लिए तीनों अक्ष x y z तीनों होते हैं। यानी आकाश में पतंग, तो कुछ ऊंचाई भी गया, कुछ लंबाई चौड़ाई। वायुयान, पक्षी की गति, गैसीय अणुओं की गति, ये सभी हम ये त्रिविमीय में रखेंगे। नेक्स्ट, पथ के आधार पर गति का प्रकार। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तो पहला देख रहे हैं स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति इस प्रकार की गति जब स्थान में परिवर्तन होता है तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं तो उसे कहेंगे स्थानांतरित, मतलब स्थान का परिवर्तन करता हो। जैसे पृथ्वी की गति, यानी एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान चलता हो। ट्रेन की गति, गैसीय अणुओं की गति, ये सभी को कहेंगे स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गतियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला सरल गति, जब कण या पिंड एक सरल रेखा मतलब सीधा लाइन में गति करता हो तो उसे सरल गति कहेंगे। जैसे सैनिक की टुकड़ी सीधा है, तीर भी हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु भी हो जाएगा। सीधी एवं सड़क पर चलती हुई कार भी होगा, दौड़ता हुआ व्यक्ति भी हो जाएगा। ये सभी सरल रेखीय में है। वक्रीय, जब कोई वक्र वृत्ताकार यानी गोल गोल घूमेगा तब फिर कहेंगे वक्रीय। यानी जब कोई पिंड किसी घुमावदार वक्र पथ पर गति करता हो तो वक्रीय कहेंगे। अर्थात ये जो इम्पोर्टेंट है कि इस गति में पिंड की दिशा हमेशा परिवर्तन है, यानी वेग जैसे ही मुड़ते हैं वृत्त के पथ पर
तो जैसे जैसे मुड़ते जाते हैं उतने ही ये दिशा भी, यानी कि हमारा ये दिशा भी परिवर्तन होता है। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, सरल रेखीय में दिशा नहीं परिवर्तन होता है, लेकिन वक्र रेखीय में आपका दिशा का परिवर्तन होता रहता है, यानी वेग भी परिवर्तन, क्योंकि मुड़ते वक्त ये थोड़ा स्लो में होना पड़ता है, इसलिए याद रखिएगा दिशा परिवर्तन के साथ साथ वेग परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार को थोड़ा सा ब्रेक लगाकर वेग को कम किया जाता है और दिशा भी चेंज किया जाता है। खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, डॉल्फिन द्वारा समुद्री में गोता लगाना, ये सभी हमारा वक्रीय गति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वृत्तीय गति। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर, एकदम गोल गोल वृत्ताकार पथ पर, यानी केंद्र से समान दूरी पर गति करेगा तो उसे कहेंगे वृत्तीय गति कहेंगे। दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय अपने पथ के केंद्र के समान दूरी से, मतलब केंद्र से जो गोल हो गया, यहाँ से केंद्र से समान दूरी पर जब बार बार गति करेगा तो हम कहेंगे वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, अर्थात परिधि पर गति करता हो उसे कहेंगे वृत्तीय। जैसे हम किसी का चक्कर लगाते हैं, मंदिर का परिक्रमा करते हैं, तो ये भी कहेंगे एक वृत्तीय गति है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, वृत्ताकार पथ पर धावक की गति, यानी चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों की गति, इसी के आधार पर ये करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, बहुत सारा उपग्रह भी इस सिद्धांत पर ये ही काम करते हैं, वृत्तीय गति ये करते रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे वृत्तीय, यानी वृत्ताकार पथ पर ये गति करना। नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। वह वृत्तीय गति जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान हो, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा, उसे एक समान कहेंगे। और जब गति का पिंड गति में थोड़ा सा परिवर्तन होता हो तो उसे कहेंगे असमान वृत्तीय गति। जैसे कुछ गाड़ियों को हम वृत्ताकार गोल पथ पर मुड़ाते हैं तो हम गति को ये थोड़ा सा स्लो करते हैं, लेकिन अगर कि ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ अगर कि ग्रह चक्कर लगाते हैं तो निश्चित वेग से चलते रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति हम ये कहेंगे। तो जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं एक समान वृत्तीय गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जो दर्शाया गया है, त्वरण का मान नियत होता है, एक समान वाला में नियत होता है, परंतु उसकी दिशाएं लगातार हमेशा परिवर्तित होती है। एक दिशाएं वाला में वेग और त्वरण की दिशा परस्पर लंबवत होती है। ये चीज़ को मतलब समान वृत्तीय गति में हमेशा त्वरण और दिशा लगातार हमेशा जो परिवर्तन होता रहेगा। अनियमित गति, जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित गति करता रहता है उसे अनियमित गति हम ये कहेंगे। अनियमित गति जिसे जिंग जैंग गति या ब्राउनी गति हम ये कहते हैं, जो कि ब्राउनी गति आपको देखने को मिलता है तालाब के पानी में टिमटिमाता हुआ, उसमें भी ब्राउनी गति होता है। आकाश में पक्षी की गति, गैसीय अणुओं की गति, चींटियों की गति, मतलब ये वृत्ताकार नहीं करते हैं, कभी इधर कभी उधर मुड़ेंगे, इसे हम अनियमित गति हम ये कहते हैं। गैसीय अणुओं की गति अनियमित होते हैं, यानी कि ये कोई निश्चित डायरेक्शन में नहीं भागते हैं, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हैं, विचलित होते हैं, विचरण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, घूर्णन की गति, जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता रहता हो तो उसे हम कहेंगे घूर्णन गति कहेंगे। जैसे लट्टू है, लट्टू को नुकीले, अगर कि लट्टू है, लट्टू को नुकीले भाग पर अगर नाच रहा है तो वो भी कहेंगे कि घूर्णन कर रहा है। पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर जो 24 घंटा में घूर्णन करती है, ये भी कहेंगे कि घूर्णन करती है। तो वृत्तीय
नेक्स्ट, घूर्णन एवं वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति प्रतीत होती है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर है कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष पिंड से पृथक स्थिति होता है, जबकि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष पिंड के अंदर होता है। मतलब ये देखिए, वृत्तीय गति क्या होता है कि किनारे किनारे, मतलब ऐसे होता है, लेकिन घूर्णन में क्या होता है कि बीच में ही कील पर ही नाचता रहता है, इसे कहेंगे हम घूर्णन। लेकिन करता है दोनों को दोनों सर्कल गोल में ही जे करते रहते हैं। ठीक है। वाहनों, देखिएगा यहाँ पर वाहनों के पहिए, स्टीयरिंग व्हील की गति, पृथ्वी का घूर्णन, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे, ये सभी घूर्णन गति का एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन हम जब किनारे किनारे घूमेंगे तो इसे हम कहेंगे वृत्तीय पथ का गति हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोलन अथवा कंपन देखें। जब कोई पिंड अपनी मध्यमान स्थिति की आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता हो तो उसे हम ये कहेंगे दोलन। मध्यमान के मतलब मान के चलिए ये झूला है, इसको हम झूला है तो ये यहाँ से आया इधर आया, यहाँ पर मान के चलिए गोल पिंड लगा दिए हैं, रस्सी में बांध दिए हैं तो यहाँ पर लटका हुआ था, इसको हम कहते हैं मध्यमान। ये बीच वाला जहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बल न लगाया जाए, तो इसे कहते हैं मध्यमान स्थिति। और यहाँ से हिलने के बाद ये इधर जाएगा, फिर ये इधर से फिर मध्यमान पाएगा, फिर अपना दूरी तय करेगा, फिर मध्यमान पाएगा, तो इसको हम कहते हैं मध्यमान स्थिति। आगे पीछे यहाँ से होने को ही कहते हैं दोलन कहते हैं या कंपन कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम, मान के चलिए घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, ऐसे ही घड़ी में पेंडुलम की गति एक सिरे पर स्थित दूसरे सिरे के बीच खींचकर छोड़े गए स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग मान के चलिए ऐसे ऐसे है, इसे खींचकर छोड़ देते हैं तो आगे पीछे ऐसे ऐसे जो कंपन करता रहता है। ठीक है। सितार बजाते समय उनके तारों द्वारा गति, झूले की गति, ये सभी हम दोलन गति में हम ये कर सकते हैं। तो दोलन गति मतलब आपको आगे पीछे हो या कंपन जैसा करेगा, उसे दोलन गति हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होता है, ये चीज़ को हम देखें। पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई, प्रक्षेपित के मतलब फेंकी गई वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से गुरुत्वीय बल ही कार्य हो, प्रक्षेप्य कहते हैं। यद्यपि प्रक्षेप्य अन्य बल की कार्यरत हो सकते हैं, परंतु गुरुत्व बल की तुलना में उसका प्रभाव नगण्य होता है। प्रक्षेप्य गति, जब किसी पिंड को आकाश के तिर्यक रूप में अर्थात पृथ्वी के सतह के समीप फेंका जाता है तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव के कारण वक्रीय पथ की गति करता है, उसे प्रक्षेप्य गति हम ये कहेंगे। और उस पथ को प्रक्षेप वक्र कहते हैं और फिर उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को हम समझे थोड़ा सा। मतलब जैसे कि एक हाथ में कुछ पिंड ले लिए, उसे जोर से फेंकिए और फेंकने के बाद क्या होगा, सीधा वो वक्र जैसा घूमते हुए कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है। तो इस पर जो वक्र जैसा कुछ दूरी तय किया था, इसे कहेंगे प्रक्षेप गति। जैसे कि आप कुछ बम पटाखा जो शादी ब्याह में जाते होंगे तो तिरछा बम छोड़ते हैं, कि तीर वाला बम कहा जाता है, वो देखिएगा सीधा जाकर फिर तिरछा मुड़ता है, तो उसे हम कहेंगे प्रक्षेप। मिसाइल को भी देखे होंगे कि ऐसे जे करके ऐसे जे किया जाता है। मिसाइल को आप देखे होंगे दोस्तों कि यहाँ से ऐसे फिट किया जाता है, ऐसे फेंका जाता है, ऐसे जाकर हाईएस्ट कोई ऊंचाई पर जाकर फिर ऐसे मुड़ गिरता है, तो इसे कहेंगे प्रक्षेप गति। आप हाथ में जो ढेला उठाकर भी फेंकते हैं तो ऐसे जाता है, फिर जो ऐसे होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति हम जो कहते हैं। तो प्रक्षेप गति होता है, यानी एक्स और वाई अक्ष दोनों को हम इसमें डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है, ये चीज़ को आप ये समझ सकते हैं। और ये देखिएगा एक उड्डयन काल है। उड्डयन काल मतलब ये देखिए यहाँ से फेंका और यहाँ पर आने में जो टाइम लगा, मतलब जिस प्रारंभिक बिंदु से फेंका गया और अंत बिंदु पर पहुँचने में जो टाइम लगता है, उसी को कहते हैं हम उड्डयन काल कहते हैं, यानी कि क्या टाइम लगा।
ये दूरी जो बीच में ये तय होती है, यानी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की हाईएस्ट जो दूरी होती है उसको कहते हैं परास कहते हैं। ठीक है, इसको अधिकतम प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ को याद रख लीजिएगा, इसे हमेशा। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य बिंदु, वह बिंदु जहाँ से प्रक्षेप्य फेंकी गई हो प्रारंभ होती है उसे प्रक्षेप्य बिंदु, मतलब जहाँ से हाथ में पकड़े हुए हैं वहाँ से फेंकते हैं उसी को कहेंगे प्रक्षेप्य बिंदु। इसे ओ से दर्शाया जाता है, यानी 0 से। उड्डयन काल मतलब अब समझ गए कि महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने तथा वहाँ से पुनः पृथ्वी पहुँचने में जो समय लगेगा उसी को कहेंगे उड्डयन काल कहेंगे। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई, जिस पर महत्तम ऊंचाई मतलब अधिकतम ऊंचाई जो दर्शाया जाता है उसी को कहते हैं महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला दोस्तों याद कर लीजिएगा यहाँ पर कि एच हाइट, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g होता है। तो दोस्तों आप यहाँ से एक जो क्वेश्चन बना सकते हैं कि साइन का मान हाईएस्ट कितना, साइन थीटा का कितना का मान हाईएस्ट होता है, तो 90 का। तो आप दोस्तों याद कर सकते हैं कि अगर 90 पर हम फेंकेंगे, किसी भी 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे हाईएस्ट ऊपर जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी रॉकेट, जो रॉकेट होता है चंद्रयान या फिर ये कोई भी अंतरिक्ष के लिए होता है, वो सभी को हमेशा 90 डिग्री पर फिट किया जाता है। लेकिन मिसाइल जो होते हैं अधिकतम दूरी अगर कीजिए करना होगा, तो मिसाइल को अगर की फिट करना होगा, मतलब ये देखिएगा कि ध्वस्त करने वाला मिसाइल है तो इसे हमेशा रेंज लगाया जाता है, और अधिकतम दूरी करना हो तो इसका रेंज हमेशा 45 डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए, तभी जाकर अधिकतम रेंज लग सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा क्षैतिज परास, प्रक्षेप्य गति के दौरान अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कुल क्षैतिज दूरी को ही कहेंगे क्षैतिज परास, मतलब ऊपर ऐसे गया इस तरह से। तो ये वाला जो दूरी है इसे हम ये कहेंगे परास या क्षैतिज परास हम ये कहेंगे, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये कहा हुआ है कि क्षैतिज परास अधिकतम अगर दूरी तय करना हो तो कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए, तो याद रखिएगा 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। तो इस परास के फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा, यहाँ पर आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 थीटा है, यहाँ पर हमें अधिकतम मान लाना होगा। तो अधिकतम मान लाने के लिए हम जानते हैं 90 होता है, तो 90 कब आएगा, जब 45 डिग्री रखेंगे तब। तो याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी अगर की तय करना हो तो उसमें हाथ में कितने डिग्री से ढेला को फेंके कि फिर अधिकतम दूरी होगा, तब 45 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आवर्त गति, पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। आवर्त, पुनरावृत्ति के मतलब बार बार दोहराना। आवर्त गति देखिएगा ये दोस्तों ये क्या है, पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। पुनरावृत्ति के मतलब आगे पीछे बार बार उसको दोहराने के आधार पर। आवर्त गति, जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे कहेंगे आवर्त गति कहेंगे। आवर्त गति करने वाले पिंड द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय अंतराल या आवर्त काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त काल मतलब ए बिंदु है, यहीं से चला और फिर यहीं पर पहुंच गया, तो इसमें जो टाइम लगेगा उसी को कहेंगे हम आवर्त काल। जैसे कि मिनट की सुई है, मिनट की सुई आप देखते हैं कि अगर कि ऐसे गोल है, यहाँ पर 12 पर है, तब 12 से ऐसे जो चल गया तब फिर यहाँ पर पहुँचा है, तो हम कहेंगे 60 मिनट में एक आवर्त पूरा कर लिया है, इसे कहेंगे आवर्त काल। उसी तरह घंटे की सुई है, घंटे की सुई यहाँ से चला यहीं पर आ गया, तब 12 घंटों में ये अपना एक आवर्त को पूरा कर लिया, तो इसे कहेंगे आवर्त गति। यानी जब किसी पिंड गोल वृत्ताकार पथ पर निश्चित समय के अंतराल बार बार जो उसको दोहराया जाता है तो उसे कहेंगे आवर्त गति कहेंगे। आवर्त गति के प्रमुख एग्जाम्पल, घड़ी के विभिन्न सुइयों द्वारा
तय की गई दूरी, जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, मिनट वाले सुई 1 घंटे में इतने मिनट, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इसका जो है। नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति देखिएगा 24 घंटा में यहाँ पर अपने जे पथ पर घूम लेता है, इसे भी जे एक आवर्त गति कहेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को भी आवर्त गति हम कहेंगे, लेकिन ये दीर्घ आवर्त में जे गति करते हैं लोग, छोटे आवर्त में नहीं, दीर्घ में जे करते हैं। पृथ्वी की घूर्णन की आवर्त काल कितना होता है? 24 घंटा होता है। उसी तरह सूर्य के परिक्रमा के मतलब और फिर घूर्णन के मतलब होता है एक कील पर ही नाचना, जैसे कि 24 घंटा में पृथ्वी एक कील पर नाचता है, लेकिन परिक्रमा के मतलब कोई भी चीज़ हो गया उसके किनारे जो चक्कर लगाएंगे उसे कहेंगे परिक्रमा। तो जितने भी ग्रह होती हैं सूर्य का परिक्रमा करती हैं, ये चीज़ को याद रख लीजिएगा। जैसे पृथ्वी जो होती है सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में कर लेती है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति। जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे की गति करती है तो इसे सरल आवर्त गति कहा जाता है। घड़ी के लोलक मतलब ये देखिएगा कि कुछ आगे पीछे सरल रेखा भी और वक्र रेखा दोनों बनाएगा, तो ये मतलब आगे पीछे कर रहा है लोलक, ऐसे ऐसे चलता है घड़ी, तो इसमें हम कहेंगे कि ये सरल आवर्त गति है, यानी दोलन की गति इसमें पूरा कर रहे हैं। नहीं, सरल आवर्त गति से संबंधित संकल्पनाएं, साम्यावस्था या मध्य स्थिति। जब कोई कण या पिंड किसी बाह्य बल के प्रभाव से मुक्त होता है तो वो अपने जहाँ पर स्थिर होता है उसी को कहते हैं साम्यावस्था या मध्य स्थिति। मतलब जैसे कि ये है, बीच में हम धागा जो रखे हुए, तो यहाँ पर ये अगर बाहर से बल न लगाया जाए तो यहीं पर टिका रहेगा, तो इसे कहेंगे साम्यावस्था या माध्यावस्था या विरामावस्था, इसे हम जे कहते हैं। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा दोस्तों, मतलब बीच में जहाँ पर रहता है उसी को हम जे साम्यावस्था जे कहते हैं। आवर्तकाल, किसी पिंड को एक दोलन को, मतलब यहाँ से जैसे चला, यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आ गया, मतलब ये देखिए एक छोर से फिर दूसरे छोर पर गया, दूसरे छोर से फिर बीच में आ गया, तो इसको पूरा करने में जो भी टाइम लगेगा उसे कहेंगे आवर्त काल कहेंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, तो सरल आवर्त गति आवर्तकाल होता है। निम्नतम समय होता है जिसके पश्चात गतिमान कण या पिंड अपनी गति को पुनरावृत्ति, मतलब वह न्यूनतम समय जो उस समय में दिखा देता है कि एक बार पुनरावृत्ति कर लिया। आवृत्ति के मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में, दोस्तों याद कर लीजिएगा, एकांक समय में जो हम ये कंपन करते हैं, दोलन करते हैं, उसी को कहते हैं आवृत्ति। मतलब 1 सेकंड में यहाँ से, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर चला है, तो इसको कह देंगे कि मेरा ए इस वस्तु का आवृत्ति है। मतलब कंपन में भी आता है, जैसे ध्वनि में उत्पन्न होता है, कहता है कि 1 सेकंड में अगर कि जितना कंपन कर देगा उसी को कहते हैं आवृत्ति। मतलब आवृत्ति का मतलब होता है कि एकांक समय में जितने बार वो क्रियाकलाप अपना ये कर देगा उसे कहेंगे आवृत्ति कहते हैं। जैसे ढोलक पर पीटे 1 सेकंड में 10 बार अगर कंपन कर दिया तो उसको कहेंगे आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसको याद रखिए। हट हटाने से डीजल जैसे हटाता रहता है, तो इसको याद रखिए, हर्ट्ज होता है, जिसे चक्रण प्रति सेकंड भी कहा जाता है। कला, दिशा, परिणाम, ये सब जो जरूरत वाले जो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आवर्त गति और सरल आवर्त गति में अंतर कुछ देख लें। तो आवर्त गति में पिंड का विस्थापन पुनर्स्थापन बल की दिशा में हो सकता है और इससे भिन्न भी हो सकता है, लेकिन सरल आवर्त गति में देखें पिंड का विस्थापन सदैव पुनर्स्थापना बल की विपरीत दिशा में होता है। मतलब ये देखिएगा बल की दिशा में, या ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये देखिएगा अगर कि यहाँ पर गया रस्सी तो ये इसका उल्टा चलेगा, फिर जाकर तब विपरीत दिशा में होता है, लेकिन ये दोनों अवस्था में हो सकता है। आवर्त गति दोलन भी हो सकता है। आवर्त गति को हम दोलन कर सकते हैं,
लेकिन सरल आवर्त गति सदैव दोलन होता है। मतलब ये वाला देखिएगा, जैसे कि ये झूला है तो ये देखिएगा आगे पीछे हो रहा है तो दोलन होगा, लेकिन इससे कम संभावना है कि दोलन हम ये कर सकते हैं। ठीक है। घड़ी की सुई और वाहनों की गति, इसका एग्जाम्पल घड़ी में लोलक, एक घड़ी में सुई जो चलता है टिक टिक, ये चीज़ को कहेंगे, लेकिन घड़ी में जो बीच में लटका होता है उसे कहेंगे इसमें। कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग, जब कोई पिंड घूर्णन गति या वृत्तीय गति करता है, पिंड की त्रिज्या अनुदिश केंद्र पर बनाया गया कोण पिंड का कोणीय विस्थापन कहता है। ठीक है। मतलब एक सदिश राशि है, तो विस्थापन बल लग गया है इसलिए ये सदिश राशि आपको याद रख लीजिएगा। कोणीय विस्थापन को मापने के लिए रेडियन का प्रयोग जो हम करते हैं। कोणीय वेग है, मतलब कोणीय वेग मतलब वृत्ताकार पथ पर एकांक समय में जितना डिग्री केंद्र से कोण बन जाता है उसे हम कहेंगे कोणीय वेग कहेंगे। नेक्स्ट, न्यूटन के गति का नियम चलते हैं। तो न्यूटन के गति का नियम 1668, दोस्तों यहाँ पर मिस है, 1668 में इसने जो प्रिंसिपिया एक बुक निकाला था उसमें आइजैक न्यूटन ने अपना गति से संबंधित नियमों को बताया हुआ था। इस पुस्तक का नाम है फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, प्रकृति दर्शन की गणितीय सिद्धांत पर आधारित था। इसमें गति के नियमों से संबंधित ये बताया हुआ था कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम, सभी वस्तु अपनी यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी कि यथास्थिति मतलब जिस अवस्था में उसी अवस्था में रखना चाहता है। यानी गति में है तो गति में है और रुकी है तो रुकी अवस्था में रहती है। अर्थात किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि परिवर्तन मतलब ये चाहता है कि मैं गति में हूँ तो गति में कोई रोक न सके। ये मतलब न्यूटन का नियम है। जब कोई वस्तु पर्याप्त बल न लगाया जाए, जब तक गतिमान वस्तु की गति अवस्था में, यानी कि जब तक बाहरी बल न लगेगा, जब तक कोई भी ये चीज़ जिस अवस्था में उसी, यानी गति है तो गति में ही रहेगा और रुका है तो रुका ही रहता, तथा स्थित वस्तु विराना अवस्था में ही बना रहेगा। ये न्यूटन ने समझाया हुआ था। इस प्रकार वस्तु अपनी स्थिति लेकर जड़ता प्रदर्शित करती है। यानी इस गुण को हम कहते हैं जड़ता, यानी जड़त्व। इस जड़त्व को परिभाषित करने के लिए गैलीलियो ने किया था, इसलिए जड़त्व का नियम भी कहा जाता है प्रथम को, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन का नियम ही इसे न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व दोस्तों दो प्रकार के होता है, एक गति जड़त्व होता है और एक स्थिति जड़त्व होता है। गति जड़त्व और एक होता है स्थिति जड़त्व। तो हम देखेंगे गति जड़त्व क्या होता है, स्थिति जड़त्व क्या होता है। ठीक है। दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण, तब बस के अचानक चलने पर उसे खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, तो इसे कहेंगे कि जड़त्व है। मतलब जब कोई भी वस्तु गतिशील में हो और उससे रुकावट होने पर कहीं वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होने लगता है तो उसे कहेंगे हम गति जड़त्व हो रहा है। जैसे कि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये हम देखेंगे कि बस पहले से क्या थी, रुकी हुई थी। तो रुकी हुई थी तो वस्तु इसमें गति नहीं किया, बल्कि ये पहले से रुका हुआ था तो स्थिर था, इसलिए हम कहेंगे इसमें स्थिति जड़त्व हुआ। लेकिन चलती हुई अगर बस में कोई अगर कि ब्रेक मार देता है तो इसमें कहेंगे कि आगे की ओर हम झुक जाते हैं। तो झुक जाते हैं तो मेरा शरीर बस के सापेक्ष जो गति में था, इसलिए हम ये कहेंगे इसमें गति जड़त्व लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो रुकी हुई है कोई भी चीज़, जैसे कि घोड़ा पर अचानक रुका हुआ घोड़ा चल देगा तो पीछे की ओर अश्वारोही गिर जाता है, तो उसमें हम कहेंगे कि ये स्थिति जड़त्व हो गया। चलती हुई ट्रेन में ब्रेक लग गया तो पीछे आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसे कहेंगे गति जड़त्व हो गया। यानी गति से होगा तो गति जड़त्व, रुकी हुई रहेगा तो स्थिति जड़त्व।
नेक्स्ट, पेड़ की शाखा हिलाने पर उसमें फल फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, तो ये भी दोस्तों स्थिति जड़त्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश में होता है। यानी कि उसमें कोई भी संवेग जो होता है, संवेग में जो परिवर्तन होगा उस पर आरोपित बल जो होता है उसके समानुपाती होता है। यानी बल अगर ज़्यादा लगेंगे तो संवेग की दर जो धीरे धीरे ये क्या होगा कि बढ़ता जाएगा। अर्थात इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा, लेकिन दूसरा नियम द्वारा फॉर्मूला यानी कि सूत्र मिलता है F बराबर ma यानी माँ। याद कर लीजिएगा, ये चीज़ मिलता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ma द्रव्यमान और गुणे त्वरण। संवेग क्या है, इस चीज़ को देख लें। किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि है जिसमें वेग लगा हुआ है, बल लगा हुआ है। इसे p से हम सूचित करते हैं। इसका मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। दो पिंडों में संवेग अगर देखेंगे तो समान हो तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, मतलब संवेग बराबर m गुणे v। एग्जाम्पल से समझे दोस्तों कि एक साइकिल है, एक ट्रक है, दोनों अगर कि समान वेग से, मतलब 10 के वेग से दोनों के दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक 50 टन का है, एक 10 kg का है, तो दोनों से जो उत्पन्न संवेग होगा, यानी दोनों को अगर कि किसी चीज़ में अगर टक्कर खाएगा तो सबसे संवेग किस में उत्पन्न होगा, तो सबसे संवेग ये आपका ट्रक जो है 50 टन का है, इसमें सबसे ज़्यादा संवेग होने वाला है, और जिसमें सबसे हल्का था उसमें जो कम हो रहा है। यानी गुणनफल के अनुसार, क्योंकि ये दोनों को गुणा करेंगे तब 500 आएगा, इसका केवल 100 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रख लीजिएगा दोस्तों कि संवेग जो होता है द्रव्यमान पर, यानी जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा, वेग ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संवेग होता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिएगा, एक 10 केजी का साइकिल है, कोई ले लीजिए, एक 10 केजी का कोई गोल वस्तु ले लीजिए। ठीक है, एक साइकिल को 20 के स्पीड से, एक को आप 15 के स्पीड से, दोनों को किसी चीज़ से टकरा दीजिएगा तो सबसे अधिक जो संवेग होगा, चोट लगेगा, जो 20 के स्पीड वाला से। क्योंकि देखिएगा दोनों का द्रव्यमान निश्चित हम कर दिए, फिक्स कर दिए हैं, सेम बराबर कर दिए हैं, लेकिन वेग जिसका अधिक होगा उसका लगेगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। इसीलिए इसी के सिद्धांत पर आप देखिएगा, एक कोयला से ये बहुत जलन होता है, लेकिन आप देखे होंगे कि कोयला या फिर ये आग के जो बूंद बूंद होते हैं, कहीं पर मशीनों से बूंद बूंद निकलते रहते हैं, आग के छुरछुरी जो निकलते रहते हैं, उससे बहुत कम जलन होता है। नेक्स्ट, तृतीय गति के नियम। बंदूक से छोड़ी तृतीय गति के नियम। बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका देता है। यानी ये देखिएगा न्यूटन के तीसरे नियम में बताया गया। द्वितीय नियम को थोड़ा सा देख लें। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है, तो ये देखिएगा पीछे अगर कि तुरंत पकड़ेगा तो संवेग बहुत अधिक लगेगा, और पीछे खींचने पर कुछ समय अंतराल गया तो इससे चोट कम लग सकता है। यानी देखिए कारण, तेज गति से आती हुई गेंद में संवेग अधिक होता है, इसलिए रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करने के लिए, यानी बहुत कम करने के लिए गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे खींचने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और चोट नहीं लगता है। इसी प्रकार का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऊंची कूद जो होता है, ऊंची कूद जो छलांग जो लगाया जाता है, छलांग आप लगाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मिट्टी को गीला कर दिया जाता है, कि गीला किया जाता है या ढीला किया जाता है, कि जिससे हम कूदे तो कुछ समय लगे और फिर उस पर
जो संवेग लगने वाला है थोड़ा सा कम लगे। तो यही सब रीजन होता है दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये न्यूटन का दूसरे नियम का काम करते हैं। नेक्स्ट, हम वाहनों में यात्रियों को झटके से बचने के लिए 100 के इक्वलाइजर लगाए जाते हैं। मतलब ये देखिएगा कि एक गाड़ी चलती है, नीचे में देखिएगा कि शॉकर लगा होता है, नीचे में शॉकर लगा होता है, जिससे कि ऊपर नीचे अगर की होता है तो कुछ टाइम मिलने से उसके ये शरीर का बचाव किया जा सकते हैं, चोट कम लगे। तो शॉकर से ये न्यूटन का दूसरे नियम काम करते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया में बल लगता है। यानी जितने क्रिया से आप आगे की ओर फेरें उतना ही प्रक्रिया से पीछे की ओर फेंकेगा, जब आपका बाहरी बल उस पर आरोपित न हो। ये न्यूटन ने समझाया था। मतलब एक फुटबॉल अगर 10 के स्पीड से गया तो 10 के स्पीड से किसी चीज़ में टकराने के बाद रिटर्न भी होगा, लेकिन उस पर बाहरी बल न लगना चाहिए। लेकिन हमारे पृथ्वी पर है तो कुछ ये गुरुत्वाकर्षण की बल लगने से ये सभी क्रियाएं नहीं दर्शा पाती हैं, लेकिन कुछ दर्शाती हैं। तो इसको यानी कि प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया नियम होता है। जैसे कि यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया के नियम को दर्शाते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक पकड़ने को व्यक्ति को पीछे की ओर झटका देता है। यानी बंदूक आप जो अगर पकड़ते हैं तो कंधे से लगाते हैं, इसलिए क्योंकि झटका देता है तो पीछे की ओर जो आप फेंका सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इसमें न्यूटन का तीसरे, नाव से अगर कि कूदते हैं तो नाव को हम ढकेल देते हैं। तो ये देखिए अगर नाव आपको आगे जे ढकेलती है तो न्यूटन का तीसरा नियम जो काम करता है। चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ता है। मतलब नाव खेने वाला जो होता है पाल जो होता है वो अपने पकड़ने वाला जो लट्ठा होता है उसको पकड़कर आगे पीछे को ढकेलता है तो नाव आगे की ओर चलती है। तो ये न्यूटन का तीसरे नियम। इसी तीसरे नियम से संवेग संरक्षण का नियम मिलता है, जिसमें रॉकेट को लॉन्च जो किया जाता है इसी सिद्धांत पर किया जाता है। रॉकेट यानी कि उसमें से धुएं निकलते हैं, धुएं की ओर निकलता है और आगे की ओर जो रॉकेट को गति देता है। तो रॉकेट में संवेग संरक्षण का नियम काम करता है, न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन संबंधित। नेक्स्ट है दूरी और विस्थापन। गतिमान वस्तु एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि बल नहीं लगा हुआ है। और गतिमान वस्तु प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहेंगे विस्थापन। अब इसे दोस्तों समझे। दूरी के मतलब हो गया किसी तरह हम उड़ते उड़ते गए और कितना हमने चल दिया, इस चीज़ को दर्शाता है दूरी। और विस्थापन के मतलब आप कहीं इस स्थान से चले, ए मान के चलिए यहाँ पर है, ए से ऐसे चले 3 किलोमीटर, फिर आगे चले 2 किलोमीटर, फिर ऐसे आगे 3 किलोमीटर, तो हम कहेंगे दूरी कितना हुआ। तो दूरी आपको 3 मतलब जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा टोटल दूरी 8 किलोमीटर। लेकिन अगर कह दिया जाए विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन के मतलब होता है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है और किधर की ओर है। डायरेक्शन को भी दर्शाना होता है, किधर की ओर, आगे हैं या पीछे हैं, ऊपर है नीचे है, ये चीज़ को। तो आप याद रख लीजिएगा, कहिएगा कि ये 2 किलोमीटर हम आगे हैं, तो ये 2 किलोमीटर को हम कहेंगे विस्थापन है दर्शाया। यानी कि न्यूनतम जो दूरी दर्शा रहा है, अंतिम और फिर प्रारंभिक है, इससे कहेंगे विस्थापन। तो विस्थापन याद रखिएगा हमेशा डायरेक्शन को दर्शा कर आता है, इसलिए विस्थापन को हम कहेंगे सदिश और दूरी को कहेंगे अदिश। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि ए देखिएगा, यहाँ से व्यक्ति चला है ABCDE अब तक पहुँच गया, तो कह दिया जाएगा टोटल दूरी कितना हो गया। तो दूरी के लिए मतलब कुछ जोड़ना है। व्यक्ति का विस्थापन मतलब ए से अंतिम बिंदु, मतलब प्रारंभिक से अंतिम बिंदु को जो दर्शाएगा उसे कहेंगे हम
कि विस्थापन हुआ। तो विस्थापन 3 मीटर का हुआ है और फिर ये दिशा को भी दर्शाएगा दोस्तों कि उत्तर है या दक्षिण है, तो इसे हम कहेंगे विस्थापन हमेशा सदिश राशि होता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो विस्थापन देखिएगा दोस्तों, दूरी कुछ न कुछ होता है, लेकिन विस्थापन याद रख लीजिएगा दोस्तों, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। तो आगे की ओर चलेगा तो उसे कहेंगे धनात्मक, पीछे की ओर हो जाएगा तो उसे कहेंगे ऋणात्मक, और फिर जब वहीं पर जे जाते जाते घूमकर फिर वहीं पर आ जाएगा तो उसे कहेंगे शून्य विस्थापन हुआ। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर भी देख सकते हैं वृत्ताकार वस्तु में, जैसे कि इस वृत्त से हम दौड़ना चालू किए यहाँ केंद्र से, और यहीं पर दौड़ते दौड़ते यहीं पर आ गए, तो इसे कहेंगे कि शून्य विस्थापन है। लेकिन दूरी तो हमने तय किया, इतना दूरी तय कर लिया, इसको हम कहेंगे दूरी तय किए, लेकिन विस्थापन हमारा नहीं हुआ। नेक्स्ट, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में कुछ डिफरेंट देख लें, अंतर देख लें कि दूरी सदैव धनात्मक राशि होता है, दूरी सदैव हम इससे जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए धनात्मक, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों अवस्था में हो सकता है। दूरी केवल परिणाम को दर्शाता है, विस्थापन परिणाम और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ब लगा हुआ है। इसमें शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट, चाल और वेग। तो चाल एकांक समय में जो दूरी तय करते हैं उसी को कहते हैं हम चाल। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब अगर 10 मिनट में हमने 20 मीटर की दूरी तय की, 20 मीटर की अगर दूरी तय की, तो 10 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय की, तो हम कहेंगे 1 सेकंड में कितने की दूरी होगा। तो इसमें जो एक समय को, एकांक समय को दर्शाते हैं उसी को कहेंगे हम चाल। लेकिन चाल कोई दिशा नहीं दर्शाता है, चाल को दर्शाने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन वेग हमेशा ये डायरेक्शन दिखा कर आता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चाल जैसे कि साइकिल चलाते हैं उसमें भी चाल होता है, फिर बस हो जाएगा उसमें भी चाल होता है, लेकिन जहाज़ों में हमेशा वेग को दर्शाया जाता है, जहाज़ों में हमेशा वेग को दर्शाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चाल बराबर दूरी और बटे में समय होता है। वेग बराबर विस्थापन यहाँ पर हो जाता है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है, तो ब भी लगा हुआ है, इसलिए कहेंगे सदिश। ठीक है। तो समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर उस पिंड का वेग कहलाता है। मतलब विस्थापन एकांक समय में जो विस्थापन हुआ उसी को वेग कहेंगे। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई उस पिंड के दूरी को वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, चाल और वेग में अंतर जो देख लें। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम कहेंगे चाल, लेकिन निश्चित दिशा में अगर कहेगा तो विस्थापन जैसे दिया हो तो उसे कहेंगे वेग। चाल में केवल परिणाम होता है, लेकिन वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। परिणाम के साथ दिशा भी होता है। वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर उससे भी अधिक हो सकता है। किसी वस्तु का वेग का परिणाम उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता है। सापेक्षित वेग, जब 2 या 2 से अधिक पिंड गतिमान हो, यानी 2 वाहन अगर चल रहा हो, एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति सापेक्षित वेग कहते हैं। मतलब दोनों के 2 वाहन है और दोनों वाहन एक दिशा में चल रहा हो या विपरीत दिशा में जो चल रहा हो, तो उसमें जो तुलना करते हैं उसी को कहेंगे सापेक्ष वेग। यदि 2 पिंड एक ही दिशा में गति हो तो सापेक्षित वेग का मान धनात्मक रहेगा, और विपरीत चलेगा तो उसका मान जो ऋणात्मक रहेगा। ये चीज़ को ध्यान रखना। मतलब दोनों वाहनें अगर एक ही दिशा में चल रही हो तो उसे कहेंगे धनात्मक, और विपरीत दिशा में चल रही हो तो ऋणात्मक हम ये कहेंगे।
तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ए का मतलब त्वरण, भी के मतलब अंतिम वेग, यू का मतलब प्रारंभिक वेग, टी का समय अंतराल होता है। जैसे इसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे आपने 20 का स्पीड पहले गाड़ी को रखा था, लेकिन बाद में 30 का स्पीड हो गया, 5 सेकंड में मान के चलिए 30 का स्पीड हो गया। तो इसमें जो वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा 10। ये 10 कितने सेकंड में आपने जी किया था, 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में हम जो निकालेंगे इसी को कहेंगे त्वरण कहेंगे। 1 सेकंड में कितना आपका त्वरण बढ़ रहा है, तो इस 2 बढ़ रहा है। तो दूसरी बात, ये होता है धनात्मक त्वरण, ये चीज़ को याद रखिएगा। यानी त्वरण जब बढ़ रहा हो, यानी कि गाड़ी के स्पीड 20 के था और लेकिन 30 के स्पीड बढ़ा दिए कुछ समय में, तो आप इसको कहिएगा त्वरण हमारा धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आपने गाड़ी का स्पीड 60 रखा, 60 से डायरेक्ट जे अगर 30 कर दिया तो आपका स्पीड कितना कम हो गया, 30। तो कुछ समय मान के चले 5 सेकंड में एक कम हो गया। तो इसमें आप देखिएगा कि कम हो रहा है, तो इसके कहेंगे ऋणात्मक हो रहा है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब 60 है और समय से चल रहे 60 पर रहेगा भी, तो इसे हम कहेंगे कि शून्य हुआ। तो त्वरण याद रखिएगा तीनों अवस्था, धनात्मक, ऋणात्मक और फिर ये शून्य अवस्था, तीनों में होता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। गति के समीकरण का नियम, तो गति के समीकरण का नियम 3 दिया गया है। गति के समीकरण का 3 नियम है। पहला नियम को आप याद रख लीजिएगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण हो जाएगा, टी समय अंतराल होगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ को याद करना पड़ेगा, 1-2 बार देखते रहिएगा, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, यस बराबर यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2a यस हो जाएगा। यस का मतलब विस्थापन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार, आकृति में परिवर्तन लाने का चेष्टा करता है। मतलब बल एक ऐसा भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु है तो उसका या तो आकार चेंज कर देगा या उसका जो स्थिति चेंज कर देगा, यानी वहाँ से आकृति परिवर्तन कर देगा, कोई ना कोई चीज़ कर देगा, तब बल उसे कहेंगे। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि ब दोस्तों हमने बताया था कि ब अगर लगा रहेगा तो इसमें सदिश राशि परिणाम और दिशा दोनों हम ये डिनोट करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसे किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, बल के विभिन्न रूप किस किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं, तो धक्का देकर, खिंचाव करके, रिक्शा जे चालक द्वारा, सपिंडन मतलब गैसों में सपिंडन करके जे बल लगाया जा सकता है, तनाव करके, रबड़ के खींचकर जे करेंगे उसमें भी बल लगा सकते हैं, वायु प्रतिरोध, गतिशील वाहन पर उनकी गति की दिशा विपरीत वायु द्वारा आरोपित बल, इसे में भी बल लगता है, घर्षण, वाहन एवं व्यक्तियों के सड़क पर चलना, ये सब घर्षण बल का काम करता है। बल के प्रकार पर हम चलेंगे। तो बल के प्रकार को 2 भागों में विभाजित, संपर्क और फिर गैर संपर्क। संपर्क के मतलब उसे टच कुछ न कुछ है। संपर्क वैसे बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से या किसी माध्यम से किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से संपर्क हो, संपर्क बल कहा जाता है, ठीक है। जैसे पहला, आरोपित बल, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा अन्य व्यक्ति या वस्तु पर आरोपित किया जाता है, उसे कहते हैं आरोपित बल। जैसे धक्का देना, मतलब मेज है अगर कि उस पर मतलब पकड़कर उसको जो धक्का देते हैं तो आरोपित बल है। लंबवत मतलब उस पर रखा गया है और बल लग रहा है, जैसे कि पुस्तक पर, मेज पर रखी हुई पुस्तक हो जाएगा तो इसे कहेंगे लंबवत बल हो जाएगा। घर्षण बल जब कोई भी वस्तु गतिशील करते हैं, यानी कि तो उसमें दोनों में टकराहट होता है, यानी कि गति का विरोध होता है, उसे कहेंगे घर्षण बल कहेंगे।
तो इसी बल के कारण कोई भी मानव पृथ्वी पर खड़ा होकर अच्छी तरह से चल पाता है, या मशीन, बहुत सारे मशीन जो होती हैं इसी बल के कारण ये गति भी कर लेती हैं। नहीं तो चिकनाहट उत्पन्न होगा तो जैसे केला पर होता है, घर्षण कम होने की वजह से गिर जाते हैं। तनाव बल, तार, रस्सी, केबल, धागा जिसमें दो विपरीत सिरों को खींचकर बल लगाया जाता है उसे तनाव बल कहेंगे। स्प्रिंग में बल होता है जो आगे पीछे संपीड़न करता है उसे स्प्रिंग बल कहेंगे। नेक्स्ट, गैर संपर्कीय बल, मतलब जिसमें टच ना हो, दूर से ही बल कुछ लगता होगा उसे कहेंगे गैर संपर्कीय। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा आकाशीय पिंडों में होता है, जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना, यानी टच बिना हुए या बहुत दूर रहते हुए उस पर बल लगता है तो उसे कहेंगे गैर संपर्क। जैसे आकाश में सूर्य है और पृथ्वी इतना दूरी पे है तो इस पर उसका बल है, तो इसे कहेंगे गैर संपर्कीय बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इसमें उसी पर एग्जाम्पल में देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल यानी यह एक आकर्षण बल है जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी या अन्य ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करके परिक्रमा कराता है। तो इसमें कहेंगे गैर संपर्कीय बल है। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल मतलब आवेश से, जैसे प्लस और माइनस के बीच लगता है। जैसे आप कंघी को बाल में लगा देते हैं तब फिर ये वो कागज़ के टुकड़े को पकड़ लेता है। कंघी को अगर कपड़े से रगड़ देने पर ये कागज़ के टुकड़े को पकड़ने लगता है, तो इसे कहेंगे स्थिर विद्युत बल कहेंगे। चुंबकीय बल, आकर्षण और विकर्षण की जो गुण पाया जाता है तो उसे कहेंगे चुंबकीय बल, यानी ये सब जो चुंबकीय में पाया जाता है, दो चुंबक वाले ये चीज़ों में पाया जाता है। दो चुंबकीय समान सिरों पर एक दूसरे के दूर हटते हैं और फिर विपरीत सिरा रहता है तो दूसरे के नज़दीक, यानी कि अगर कि चुंबक है, चुंबक में अगर कि एक नॉर्थ अगर पोल है, दो पोल होता है साउथ और नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल को दोनों को अगर टच करेंगे तो दूर दूर भागेगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ होगा तो टच करेगा। ये चीज़ को ध्यान दिएगा, यानी समान अगर रहेगा, समान अवश्य रहेगा तो दूर दूर भागेगा और फिर विपरीत अवश्य रहेगा तो एक दूसरे को खींच लेता है। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल ये देखिएगा, ये वृत्तीय पथ पर चलता है, इसी के कारण हम जो वृत्तीय पथ पर जो गति कर पाते हैं, नहीं तो नहीं गति कर पाते हैं। यानी ऐसा बल जो होता है जो कि एक वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर लगता है, मतलब बीच में लगता है। जैसे इस पर गति कर रहा है तो एक गति कर रहा है तो इस पर जो बीच की ओर जो कोई ना कोई जो बल खींचता है जिससे कि हम मुड़ जाते हैं, यहाँ पर मुड़ते जाते हैं। जैसे कि सड़कों पर चलते हैं, मोड़ पर आते आते मोड़ की ओर मुड़ते हैं, न कि उससे दूर भागते हैं। तो ये हमारा ये अभिकेंद्रीय बल है। जैसे कि कोई भी ग्रह भी जो अगर चक्कर लगाते, बीच में सूर्य है और उसके किनारे किनारे जो चक्कर लगाते रहते, ये भी कहेंगे अभिकेंद्रीय बल है। जैसे कि नाभिक, परमाणु में हम देखते हैं कि परमाणु यहाँ पर हो गया, परमाणु का ये आकार है, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाता रहता है, तो नाभिक में बल होता है वो भी अपकेंद्रीय बल यानी अंतराणविक बल जो कहा जाता है वो भी खींचता रहता है, तो ये भी अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो इसमें केंद्र की ओर खिंचाव होता है, केंद्र पर बल लगता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, केंद्र की ओर जो होता है। अब केंद्रीय बल के प्रयोग देख लिया जाए। ग्रहीय पिंड यानी जितने भी आकाशीय ग्रह के पिंड है सब सूर्य की और परिक्रमा करती है, अब केंद्रीय बल के कारण ही जो करती हैं। किसी डोरी के सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांध कर घुमाया जाए तो वो भी अंदर की ओर तनाव के कारण ही जे अंदर की ओर नाचता रहता है, नहीं तो फिर जे बाहर की ओर जे फेंका जाएगा। नेक्स्ट, कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अपकेंद्रीय बल टायर और सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी कि बस और कार जब जो गति करते हैं तो उनमें अपकेंद्रीय बल जो होता है, टायर में घर्षण होता है, टायर और सड़क में घर्षण होता है, उसी से उसमें अंदर की ओर खींचने की क्षमता पाया जाता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल मतलब ये बाहर की ओर फेंकता है, खींचता अंदर नहीं है, बाहर की ओर फेंक देता है। तो ये भी वृत्ताकार पथ पे, जैसे कि अगर मंठा दही से मंठा अगर निकालते हैं तो मंठा में जो घी होता है बाहर छिटा जाता है, ठीक है, तो इसको कहेंगे अपकेंद्रीय बल हो गया। मक्खन निकालते हैं तो दूध से किनारे हो जाता है, अलग हो जाता है, इसको कहेंगे अपकेंद्रीय बल हो गया।
आप वॉशिंग मशीन से गंदगी को साफ़ करते हैं तो गंदगी जो होता है, कपड़े का गंदगी साफ़ करते हैं तो एक गंदगी और अंदर नहीं खींचा जाता, वो बाहर चला जाता है। तो इसे कहेंगे अपकेंद्रीय। आप जो ब्रेक डांस वाले झूला पर बैठे होंगे, ब्रेक डांस का झूला जो होता है लगता है कि फेंक देगा बाहर, तो इसमें भी अपकेंद्रीय बल यानी बाहर की ओर फेंकने वाले में अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो ये अपकेंद्रीय बल का जस्ट एकदम विपरीत काम करता है और एक आभासी बल है, मतलब हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा। वॉशिंग मशीन का दूध से मक्खन निकालना हो जाएगा, आपका ब्रेक डांस वाला झूला भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। बल आघूर्ण बल, वह बल जो किसी पिंड के घूर्णन उत्पन्न करता है, बल आघूर्ण। जैसे कि रस्सी को आप रस्सी में एक के पत्थर बांध लीजिए और पत्थर को रस्सी को हाथ से पकड़कर घुमाते रहते हैं, उसे यानी कि यहाँ पर ये एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी में पत्थर बांध दीजिए, यहाँ से घुमाते रहते हैं तो एक घूमता जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, तो इसे कहेंगे बल आघूर्णन बल। बल आघूर्णन बल एक ही कील पर होकर नाचता रहता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो जितना ही ये दूरी अगर अधिक लंबाई होता है उतना ही इस पर बल आघूर्णन बहुत काफ़ी लगाया जाता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। किसी पिंड, तो उस पिंड का अक्ष कहा जाता है, मतलब बल आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित ये किया जाता है। बल आघूर्ण बराबर यफ गुणे यल होता है, मतलब बल और फिर बल और लंबाई को हम ये दर्शाते हैं। बल और लंबाई को दर्शाते हैं कि बल गुणे लंबवत दूरी, कितना लंबा रस्सी है उस चीज़ को हम दर्शाते हैं। जैसे आप इसका ये एग्जांपल देखें, उपयोग कहाँ पर होता है। आप देखते हैं दरवाज़ा खोलने वाला जो कील जो होता है, हत्था जो होता है, और फिर एक कील नाचने वाला दरवाज़ा का जो कील होता है घूमने वाला होता है, वो हमेशा पकड़ने वाले हत्था से हमेशा दूर होता है। तो जितना ही दूरी अगर रहेगा पकड़ने वाला हत्था से, उतना ही उस पर बल आघूर्ण जो अधिक लग जाएगा, यानी लंबाई जितना ही बढ़ेगा उतना ही जो है आपको अधिक लगेगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें होता है जैसे कि यहाँ पर दरवाजे के हत्थे कब्जे से दूर लगा होते हैं। गन्ना पेरने के मशीन बैलों के केंद्र से बहुत दूर, यानी कि गन्ना पेरने वाला मशीन जो होता है, यहाँ पर ये मशीन हो गया, यहाँ से बैल को इतना दूरी फेंका जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल आघूर्ण लगे। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो जितना ही दूरी बढ़ता है बल आघूर्ण की बल भी बढ़ता रहता है। आप छोटे साइकिल का एग्जांपल लीजिए। एक छोटे वाला बच्चे का साइकिल हो तो इसमें तीर छोटा छोटा होता है, तो ये देखिएगा बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन जिसका अगर बड़ा की तीर होता है, यानी कि कील जो घूमने वाला कील से जो ज़्यादा लंबा होता है, वो बहुत तेज़ी में चलता है, तो इस पर बल आघूर्ण जो बहुत काफ़ी मात्रा में लगता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो बल आघूर्ण का एग्जाम्पल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज का ये डिस्कस लेके चल रहे हैं। घर्षण बल। तो जब देखिए घर्षण बल क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु गतिशील है और उसका गति का विरोध अगर कोई होता है तो हम कहेंगे उसे घर्षण बल ये कहेंगे। ठीक है, घर्षण बल। तो घर्षण बल दो प्रकार के होता है, एक स्थैतिक और एक गति घर्षण बल होता है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसी स्थित अक्ष के परितः घूर्णनशील पिंड कण का जड़त्व आघूर्ण आई उस पिंड के कुल द्रव्यमान तथा उस अक्ष के कुल दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात आघूर्ण बराबर आई बराबर लैम्डा mr² होता है। अर्थात याद रखिएगा कि आघूर्ण जो होता है द्रव्यमान पर और दूरी पर ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी जितना ही मास जे बड़ा होगा और जितना ही ज़्यादा लंबा होगा
उतना ही उसमें आघूर्ण बल काफ़ी लगने वाला है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक मोटा पहिया, एक साइकिल का मोटा पहिया है, एक पतली पहिया है, यानी जिसका कि द्रव्यमान मान के चलिए ए है तो द्रव्यमान इसका ज़्यादा है, और बी साइकिल पहिया है जिसका कि द्रव्यमान कम है। दोनों की तीर की लंबाई जो सेम है वो, तो सबसे अधिक जो आघूर्ण लगेगा सबसे अधिक मोटा पहिया में ज़्यादा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ेगा तो आघूर्ण बल बहुत काफ़ी लगने वाला है। नेक्स्ट घर्षण बल से हम ये संबंधित जो क्वेश्चन जो देखेंगे, तो याद रख लीजिएगा आर का जो ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है, दूरी से जो बनता है, जितना ही दूर रहेगा उतना ही आघूर्ण बल काफ़ी लगता है। अब चलने हैं घर्षण बल से संबंधित। तो घर्षण बल, जब कोई किसी सतह से संलग्न हो यानी सटे हुए हो गति करने का प्रयास करता है अथवा गति करता है, तो वस्तु और उस सतह से, मतलब ये एक वस्तु हो गया, यहाँ पर ये पृथ्वी हो गया या कोई भी चीज़ है, उस वस्तु से और फिर इस सतह से दोनों में एक बल उत्पन्न होता है जो इसके गति का विरोध होता है, गति का विरोध करता है। इसी बल को, बीच में जो बल उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी जब गतिशील हो तो गतिशील वस्तु और फिर ये सतह के बीच में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल और गति घर्षण बल। तो हम स्थैतिक घर्षण बल देखें। किसी सतह पर स्थिर में रखी हुई वस्तु, उस सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। जैसे पुस्तक को स्थिर मेज पर खिसकाना, पुस्तक को स्थिर मेज पर, मतलब ये देखिएगा पहले से गति नहीं कर रहा होगा लेकिन स्थिर होगा, और वहाँ से थोड़ा मोड़ा करके खिसका रहे हैं, तो यहाँ पर रुकावट कुछ ये पुस्तक में हो रहा है। ये पुस्तक यहाँ पर है मेज पर, अगर इसे खिसका रहे हैं तो कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न है, तो इसे कहेंगे हम स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये सीमांत घर्षण बल। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है तो वस्तु का अधिकतम बल के पश्चात गतिमान हो जाता है। स्थैतिक घर्षण बल इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल, मतलब ये देखिएगा कोई वस्तु अगर रखी हुई है, उसमें थोड़ा वेग किए रुक गया, फिर ये अगर 10 की स्पीड की है रुक गया, फिर 15 की स्पीड की है रुक गया, लेकिन कुछ ऐसे वेग जी झटका से खूब स्पीड लगा कर फेंक दिए, तो ये बल की अब वो पुस्तक जो यहाँ पर मान के चलिए पुस्तक है, तो ये यहाँ पर टिकने वाला नहीं हो, वो क्या होगा कि यहाँ से निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो हो सकता है ज़्यादा वेग रहेगा तो फिर ये गतिशील हो जाएगा। तो इस अधिकतम वेग से ये इसे जो फेंक करते हैं तो इसमें घर्षण एकदम समाप्ति के कगार पर हो जाता है, तो इसी को कहते हैं सीमांत घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है गति घर्षण, यानी गतिमान वस्तु और फिर सतह के बीच इसमें लगता है। गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को गति घर्षण बल कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है। एक लोटनी घर्षण बल, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोटनी घर्षण बल यानी किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की गति को विरोध करने वाला बल को हम लोटनी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। ई वाहनों के पहियों भूमि के मध्य लगने वाले घर्षण बल लोटनी घर्षण बल होता है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। यानी लोटनी घर्षण में घर्षण बल बहुत कम लगता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि समझिएगा, एक गोल पहिया लिए हुए, गोल पहिया को लुढ़का रहे हैं, ऐसे ऐसे जो गोल में जा रहा है, गोल में जा रहा है, तो इसमें हम कहेंगे लोटनी घर्षण बल लग रहा है। सिंपल आप एक और एग्जाम्पल, जैसे कि गैस का सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर को आप एजेंसी से लाते हैं तो फिर उसे लुढ़काते हुए ऐसे लाते हैं, लुढ़काते हुए, या फिर अगर कि उसे जो गैस का सिलेंडर अगर लादना होता है तो फिर जो ट्रक पर ऐसे
पटरा लगाकर ऐसे ये चढ़ाया जाता है, तो इसे हम कहेंगे लोटनी घर्षण बल हुआ। लोटनी घर्षण, तो इसमें बहुत कम घर्षण बल लगता है, इसलिए बहुत आसानी से इसके द्वारा कार्य हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पर्शी घर्षण बल। स्पर्शी मतलब टच से, जैसे कि सीधा हम चलते हैं, जो समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तुओं की गति का विरोध करने वाले को स्पर्शी घर्षण बल कहते हैं। जैसे मतलब ये समतल हो गया, इस पर अगर हम चल भी रहे हैं, गति भी कर रहे हैं, या कोई भी बिना पहिया के अगर की वाहन अगर की कोई वस्तु लिए हुए हैं उसे खींच रहे हैं, तो इसमें भी रुकावट उत्पन्न होगा, इसे भी हम कहेंगे स्पर्शी घर्षण बल कहेंगे। जैसे बिना पहिए के किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के मध्य घर्षण बल को हम स्पर्शी घर्षण बल कहते हैं। तो बहुत काफ़ी घर्षण बल लगता है, इससे किसी वस्तु का क्षति होने की संभावना बहुत काफ़ी होती है, यानी रगड़ खा लेता है, जल्दी से बर्बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के उपयोग। घर्षण के उपयोग, सड़कों पर घर्षण न होने पर गाड़ियाँ के पहिए फिसलने लगे, यानी घर्षण का बहुत जगह उपयोग है। जैसे कि सड़क पर अगर की गाड़ी चलती है, अगर कि चिकने सतह पर गाड़ी को चलना होगा तो चल ही नहीं पाएगी, गाड़ी देखते हैं कि फिर ये स्लिप करने लगता है, कीचड़ में देखते हैं कि स्लिप करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़ा होकर चल पाते हैं, तो ये भी कुछ घर्षण बल काम करता है। न कि देखते हैं कि केला का छिलका अगर की गिरा दिया जाता है और उस पर पैर जो पड़ता है तो हम खड़े नहीं हो सकते, गिर जाते हैं, तो इसमें हम कहेंगे घर्षण बल कम हो जाता है, यानी घर्षण बल कम होने की वजह से हम गिर जा सकते हैं। इसी घर्षण बल के द्वारा हम मशीनों पर जो पट्टा होता है, गेहूँ पीसने वाला, चावल पीसने वाला होता है, उसके ऊपर ये पट्टा लगा होता है, बहुत सारे मशीनें होते हैं, तो इस पट्टा को हम घर्षण बनाने के लिए इसमें कुछ ग्रीस या बहुत सारे ये चीज़ को हम ये मिलाते हैं, अलकतरा को मिलाते हैं कि जिससे ये घर्षण बल ज़्यादा लगे। ठीक है, तो घर्षण बल का बहुत उपयोग है। तो देखिएगा यहाँ पर घर्षण बल की अनुपस्थिति मशीनें कार्य नहीं कर सकती हैं। घर्षण बल की उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड या कागज से हम लिखना संभव कर सकते हैं, ईंट को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बना सकते हैं। ये सभी के सभी घर्षण बल के कारण होता है, न रहे तो हम घर्षण बल के द्वारा बहुत सारे कार्यों को नहीं कर सकते हैं। तो घर्षण बल से बहुत सारी हानियाँ भी हैं, हानि को हम देखें तो घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, मतलब घर्षण जो है ऊर्जा को बहुत बर्बाद भी करता है। ठीक है, जिससे मशीनों का उत्पादन कम हो जाता है, यानी कि घर्षण बल से ये मशीन भी ख़राब हो जाती है, मशीन का रगड़ भी हो जाता है, और फिर जो जितना एनर्जी निकलता है वो एनर्जी सब के सब हमारा कार्य में नहीं बदलता है, कुछ ये बर्बाद हो जाता है। मशीनों में घर्षण के कारण ऊष्मा ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी घर्षण रगड़ करेंगे तो फिर ऊष्मा और ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसमें मशीनों की खराब होने की संभावना ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट चल रहे हैं चैप्टर संतुलन, इक्विलिब्रियम। संतुलन क्या है? किसी वस्तु पर लगे सभी बलों को परिणामी बल शून्य होता है तथा इन बलों को किसी बिंदु के परितः परिणामी बल आघूर्ण भी शून्य हो तो उस वस्तु की अवस्था संतुलन अवस्था होगा। जैसे मतलब एक ये वस्तु है, इस पर हम कुछ भी बल लगा रहे हैं और ये टच से मस यानी यहाँ से हिल डुल नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ये संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं में होती हैं, देखेंगे। पहला अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, उदासीन संतुलन। तो अस्थाई संतुलन हम ये किसे कहेंगे? जैसे कि डिब्बा है और डिब्बा को इस पर ये बल लगा और बल लगाने के बाद कुछ झुका और फिर अपनी स्थिति में आ गया, पुनः आ गया, तो इसे कहेंगे अस्थाई संतुलन। मतलब ये देखिएगा, किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित कर दें, विस्थापित करके थोड़ा सा छोड़ दें, मतलब झुका दे थोड़ा सा, और पुनः अपनी संतुलित अवस्था प्राप्त, यानी कि यहाँ से झुकाए यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर इधर से यहाँ पर फिर उसी अवस्था में हो गया, तो हम कहेंगे संतुलित अवस्था में है। ठीक है, इस चीज़ को हम ये कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल में ये देखिएगा, रबड़ है, रबड़ को खींचे और फिर जो है
नॉर्मल खींचे और फिर ये छोड़ देने पर अपनी अवस्था में हो जाएगा, इसे कहेंगे संतुलित अवस्था। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है उदाहरण, चौड़ा आधार पर रखे हुए शंकु को थोड़ा सा तिरछी करके छोड़ देने पर पुनः अपनी पहले स्थिति में प्राप्त कर लेता है, इसे कहेंगे संतुलित अवस्था। किसी वस्तु अथवा पिंड के अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु कहाँ, देखिएगा ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि अस्थायी संतुलन का अर्थ होना चाहिए। तो किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु के गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए। यानी ये मान के चलिए कि वस्तु है यहाँ पर, इसका गुरुत्व केंद्र अगर ऊपर अगर कि मतलब समस्त भार यहाँ पर काम करेगा। गुरुत्व केंद्र के मतलब होता है कि वैसे किसी वस्तु का वैसे केंद्र, वैसे बिंदु जहाँ पर समस्त भार काम करता है, ठीक है, उसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। जैसे कि आदमी अगर मनुष्य है तो मनुष्य का माना जाता है कि नाभि जो होता है यहाँ पर ये समस्त भार काम करता है। जैसे मान के चले गुरुत्व केंद्र एक कुछ आयताकार वस्तु है और इसके बीच में हम अंगुली लगाकर जैसे कि थाली वाली नचाते रहते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि उसका बीच वाला भाग गुरुत्व केंद्र हो गया। आप फुटबॉल को लिए होंगे, बीच में अंगुली लगाकर और फिर नचाते हैं, उसको कहेंगे गुरुत्व केंद्र हो गया। तो वहीं बोला जा रहा है कि किसी भी वस्तु को गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए तथा वस्तु का गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर जाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कहा जाता है कि पिरामिड, पीसा का पिरामिड, ये इटली का पिरामिड, ये तिरछा होते हुए भी ये क्यों नहीं गिर पाता है, क्योंकि इसका जो मेन जो गुरुत्व केंद्र है हमेशा आधार से होकर इसका जो गुरुत्व केंद्र जाता है, न कि अगर तिरछा है तो इसका इधर से जाएगा, वो बीच के आधार से होकर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु को संतुलित रखना हो तो गुरुत्व केंद्र हमेशा उसके आधार से होकर जाना चाहिए। अस्थायी संतुलन, अस्थायी, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करने पर, थोड़ा से विस्थापित करने की छोड़ देने पर वह पुनः अपनी संतुलित की अवस्था में न आए तो इसे कहते हैं संतुलन की अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदाहरण, अपने शीर्ष के बल पर शंकु, मतलब ये देख लीजिएगा, ये ऐसे लगा हुआ है और इसे थोड़ा सा छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद इतना ही तक टिक गया, इतना ही तक रह गया, तो इसे कहेंगे ये अस्थायी। जैसे कि मान के चलिए एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गर्म किया हुआ और प्लास्टिक को गर्म करने के बाद हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाने के बाद गड्ढा होगा और गड्ढा उसी तरह रह जाएगा, तो उसे कहेंगे अस्थायी संतुलन हम ये कहेंगे। उदासीन संतुलन, किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आने के स्थान पर अपनी नई अवस्था में संतुलित हो जाता है, इसको हम कहते हैं उदासीन संतुलन। इस प्रकार के संतुलन गुरुत्व केंद्र की स्थिति वस्तु की स्थिति बदलने पर परिवर्तित हो जाती है, अपनी तिर्यक ऊंचाई के सहारे रखा हुआ ये वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ को दोस्तों आप ये सिंपल में सोचिए कि एक रबड़ है और रबड़ को खूब जोर से खींच दीजिएगा तो यहाँ से टूटकर एक नया रूप जे धारण कर लेगा, तो हम कहेंगे इसमें उदासीन संतुलन हो गया, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र कहीं दूसरी जगह जो चालू हो जाता है, बीचों बीच मिडिल भाग पर नहीं जाता है, इसलिए जो ऐसा जो काम होता है। तो ऐसे उदासीन संतुलन, इस अवस्था में कोई भी अगर मकान बनाते हैं तो कभी मकान बनेगा नहीं, डायरेक्ट ये गिर सकता है उदासीन संतुलन की स्थिति में। नेक्स्ट, उत्तोलक। उत्तोलक वस्तु सरल मशीन होता है, यानी सरल मशीन मतलब जो काम को हमारा ये सिंपल कर दे, जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। बल आघूर्ण के मतलब कील पर नाचने वाला, जैसे गोल में नाचेगा, अभी पीछे हम देखे थे, घूर्ण करेगा, इसको कहेंगे बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक एक सीधी और तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले उपकरण हो सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को हम कर देंगे, लेकिन बस याद रख लीजिएगा उसमें वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करना चाहिए, और फिर उसमें क्या क्या चीज़ें, 3 शर्तें होती हैं, 3 चीज़ें उसमें रहते हैं, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
तो उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया, प्रथम, द्वितीय और फिर तृतीय। ये सब बांटा गया आयास अलंब भार के अनुसार बांटा गया। तो आयास अलंब और भार देख ले क्या होता है, ठीक है, ये चीज को देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आलम्ब है वह बिंदु जिसके चारों उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसको हम आलम्ब कहते हैं। इसे यप से प्रदर्शित किया जाता है। आयास इफोर्ट, उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल आयास कहलाता है। इसे पी से डिनोट करते हैं। भार, उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है वह भार कहलाता है। उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है उसे भार हम ये कहते हैं, W से प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को हम समझें कि कैसे। मान के चलिए कि यहाँ पर एक कील है और फिर बैरिंग, मान के चलिए बैरिंग लगा हुआ है। इस बैरिंग से एक रस्सी लटका दिए हैं और रस्सी में कोई वस्तु यहाँ पर टांग दिया है, ठीक है। तो अब ये तो टांग लिया है, तो इस जो वस्तु को हम जो टांगा हुआ है, तो इस वस्तु को टंगी हुई जो, उसे हम कहेंगे भार हो गया, भार हो गया। उसके बाद ये जो यहाँ से रस्सी जो दिख रहा है इसे आप कहिएगा आयास, ठीक है। उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल आयास कहलाता है। मतलब जहाँ पर बल इस रस्सी पर लग रहा है तो इसे कहेंगे आयास। और जहाँ पर एक घूर्णन से नाच रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आलम्ब कहेंगे। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी कि जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन करती है उसे हम कहेंगे आलम्ब कहेंगे। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आयास के मतलब रस्सी, आलम्ब के मतलब एक गोल जो है बैरिंग है, इसे कहेंगे। भार के मतलब वस्तु जो लटका हुआ उसे कहेंगे। तो इस आधार पर आप देखिएगा 3 प्रकार से बांटा गया है। ये पहला हम देखें तो श्रेणी 1। तो श्रेणी 1 को याद करने के लिए ट्रिक याद रखिएगा। जहाँ पर अगर कि कील नाचने वाला रहेगा, कील रहेगा, उसे कहिएगा श्रेणी 1 में कहिएगा। जैसे मान के चलिए कि तराजू लिए हुए है, तराजू लिए हुए था, तराजू को देखिएगा यहाँ पर बीच में पकड़कर यहाँ से और किनारे किनारे हम ये क्या करते हैं, वस्तु का भार लगा देते हैं। तो हमेशा जो कील जो होता है, घूर्णन जो होता है, जो आलम्ब होता है, हमेशा बीच में मिडिल सेंटर में होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर भी तराजू का दिया गया है। एक कील नाचने वाला जो है वो हमेशा बीच में रहेगा और भार और आयास किनारे किनारे रहता है। कैंची को भी देखिएगा, एक कील बीच में है, ठीक है, और वस्तु बीच में है और फिर यहाँ पर भार और फिर आयास के बीच में है। तो जहाँ पर कील लगा होगा उसको आप याद रखिएगा, इसके अंतर्गत में रख देंगे। जैसे कि आप देखिएगा ये सरसी है, सरसी के बीच में कील है और किनारे किनारे एक इधर हत्था पकड़ सकते हैं, इधर वस्तु के भार को पकड़ सकते हैं। तो ये आपका आयास हो जाएगा, यहाँ से आलम्ब हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो भार हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर ये चीज़, बहुत सारे ये चीज़ें हो जाएगा घूर्णन। जैसे कि चापाकल को देखते हैं, तो चापाकल में भी देखिएगा एक बीच में कील होता है, ये भी कहिएगा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा। दूसरा देखिएगा आप चापाकल को ये देख लिए। उसके बाद साइकिल का ब्रेक भी देखिएगा, साइकिल का ब्रेक ऐसे होता है, तो ये बीच में कीलपन आता है, तो इसे भी हम कहेंगे प्रथम श्रेणी में। उसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में देखेंगे, जब भार को बीच में रख देता होगा तो उसे कहेंगे द्वितीय श्रेणी में। मतलब आयास और आलम्ब किनारे किनारे हो जाएगा और भार बीच में हो जाएगा, तब फिर कहेंगे द्वितीय श्रेणी में। यानी वस्तु को बीच में चापना होता है तो उसमें कहेंगे कि फिर समझे द्वितीय श्रेणी हो गया, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन। तो देख रहे हैं कि नींबू के भार, मतलब नींबू को हमेशा बीच में डाल दिया गया है, कील किनारे हो गया है और फिर बीच में डाल दिया गया, बीच में दबाव डाला जा रहा है। तो जहाँ पर बीच में भार को दबाया जाता है उसे कहिएगा कि द्वितीय श्रेणी हो जाएगा। जैसे कि सुपारी काटने वाला सौरौता मशीन, तो ये भी कहिएगा इसी के अंतर्गत। कूड़ा ढोने का मशीन जो होता है उसको भी याद रखिएगा, भार को हमेशा बीच में रखते हुए ये लिया जाता है, तो द्वितीय के अंतर्गत में आपका हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर कूड़ा ढोने वाला मशीन को भी यहाँ पर
दिया गया है, चक्का आगे हो गया है, फिर जो भार को क्या चाहिए बीच में रख दिया है, तो इसलिए हम कहेंगे इसके अंतर्गत में आ जाएगा। नेक्स्ट तृतीय में दोस्तों देखिएगा कि इसे ट्रिक से याद कीजिएगा कि जहाँ पर लंबा बहुत काफ़ी हो और भार को एकदम नुकीले हिस्सा पर कोने पर पकड़ा जाता होगा तो उसे कहिएगा कि तृतीय श्रेणी में है। जैसे भार का यहाँ पर पकड़ने के लिए दर्शाया गया, ठीक है। जैसे आप देखिएगा चिमटा है, चिमटा का ये देखिएगा इतना लंबा है, लेकिन वस्तु को एक कभी भी देखिएगा बीच में नहीं पकड़ता है, एक किनारे वाला छोर वाला हिस्सा पकड़ता है, तो हम कहेंगे तृतीय श्रेणी में है। जैसे ये देखिएगा किसान के हल है, किसान का हल इतना पार्ट है, इतना से इतना पार्ट है, लेकिन आप देखिएगा मिट्टी को ये सभी भाग पर नहीं देता है, केवल किनारे पर पकड़ता है, तो इसे कहिएगा इसमें तृतीय श्रेणी हो जाएगा। जैसे हम लोग का हाथ देखिएगा, हाथ भी है तो इसके अंतर्गत में आ जाएगा। जैसे कि मनुष्य का हाथ देखिएगा यहाँ पर कि हाथ है, तो हाथ इतना लंबा है, लेकिन वस्तु को पकड़ने के लिए केवल किनारा पर पकड़ा जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही तक, और आपको 3 लेसन तक ये ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट लेसन के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बुक का डिस्कस कर रहा हूँ, NCERT पार्ट का बुक है, जो बहुत सारे ये क्वेश्चन अच्छे मिलेगा, अभी बहुत सारा आगे ये मिलने वाली ये क्वेश्चन है। तो आप मेरे चैनल से लगे रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले कि मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है। तो ये NCERT पार्ट का हर एक सब्जेक्ट का मैं ये डालता रहूँगा दोस्तों, और शेयर करें, दोस्तों से बताएं।